हेलो वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। इससे पहले की क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में करा दिए हैं, अब ये है उसका सेकंड वीडियो। अगला क्वेश्चन जो उसमें आने वाला है जो देख रहे हैं, और उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम उसे देखते हैं कि ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने 1494 में फरगना का उत्तराधिकार प्राप्त किया। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा स्टेटमेंट 1526 में पानीपत युद्ध में बाबर ने बहलोल लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। तो मैं आपको बताऊं कि बहलोल लोदी को नहीं हराया था, उसने हराया था इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में उसने हरा के जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर ने पानीपत युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। तो जी बिल्कुल उसने पानीपत युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं ने शेर खां को चौसा और कन्नौज में 2 बार हराया। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। हुमायूं ने नहीं हराया था, बल्कि शेर शाह ने, मतलब शेर खान ने उसको हराया था। शेर शाह सूरी जो है उसने हराया था हुमायूं को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद से दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। तो इसमें जो है आपका केवल एक ही स्टेटमेंट सही है और वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल में किन क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मिला दिया गया था बीजापुर को और गोलकुंडा। और इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र थे जिन्हें शामिल किया गया था। वो था आपका अजमेर, दूसरा था आपका कांधार, तीसरा था आपका कश्मीर और चौथा था आपका पटना। तो 2, 3, 4, 5 राइट आंसर जो है इसका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कि मुगल काल के मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। जी बिल्कुल, ये एक श्रेणी व्यवस्था थी मुगल काल में, जिसमें एक तरह से आप मान सकते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी जो राजा की तरफ से दी जाती थी। राजा की तरफ से जो गवर्नमेंट, जैसे हमारी गवर्नमेंट निकालती है ना, आप जो प्रिपरेशन करते हो गवर्नमेंट जॉब की, बिल्कुल यही समझ लो। तो यहाँ पे पद दिया जाता था राजा की ओर से, उसको सैलरी दी जाती थी और सैलरी के बाद उसे कुछ उत्तरदायित्व दिए जाते थे कि भैया आप ये उत्तरदायित्व ये काम को पूरा करोगे। तो इससे ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि मनसबदार सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। जी बिल्कुल, जो मनसबदार थे, ये जो पद दिया जाता था, ये जिन सैनिकों को रखते थे उनका रजिस्ट्रेशन करवाते थे, उनका पंजीकरण करवाते थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, मनसबदारों को राजस्व और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे। जी नहीं, इन्हें राजस्व, ना तो राजस्व के और ना ही प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे, इनको सैन्य उत्तरदायित्व दिए जाते थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है इसका राइट हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक तरफ व्यवस्था दे रखी है और एक तरफ दे रखा है शासन, कि किसके शासनकाल में कौन सी व्यवस्था थी, इसको देखना है हमें। तो आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कई मरतबा पढ़ाया है कि एकता व्यवस्था जो है वो सल्तनत काल में थी। ठीक है, एकता व्यवस्था जो है वो सल्तनत काल में थी। और अमरस जो है वो मराठों में नहीं थी, वो थी आपकी विजयनगर में। ठीक है, और जागीर व्यवस्था जो थी वो मुगलों की थी। ठीक है, और मोकस जो थी वो मराठों की थी। समझ में आया? तो यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं। तो केवल इसमें केवल 2 युग्म सही हैं, पहला और तीसरा। कौन कौन से? पहला और तीसरा। बेसिकली ये व्यवस्था क्या थी कि भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, जिस पे कहते थे कि भैया आप इससे जो है पैसे, आप इससे अपना रेवेन्यू जो है इकट्ठा कीजिए और अपना जो है गुजारा भर्ता कीजिए। इस टाइप की ये व्यवस्था थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों का साथ अकबर चर्चा करता था, और वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म अपने कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारात के लिए जमा होते थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अकबर जो था उसको बड़ा ही दिलचस्पी थी कि हर धर्म के बारे में नॉलेज गेन करने की, हर धर्म के बारे में जानने के लिए। तो वो क्या करता था, अलग अलग धर्म के जो समुदाय के जो पुरोहित और प्रीस्ट हुआ करते थे उन्हें बुलाता था और उनसे विचार विमर्श करता था और जानता था कि भाई आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है और आपके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। तो वो ऐसे करके जो है क्या करता था, विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ? सबसे पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग की शुरुआत हुई। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि 14वीं सदी के मध्य तक ये जो तकनीकी है, बारूद की तकनीकी, वो भारत में आ चुकी थी और इस तकनीकी का प्रयोग ऑलरेडी बहमनी साम्राज्य में और दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया जा चुका था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनने की शुरुआत हुई। जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि भारतीय स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बदों का उपयोग सल्तनत काल में ही हो चुका था और इसको तुर्क भारत लेके आए थे। ठीक है, मुगल भारत नहीं लेके आए थे, इसको तुर्क लेके आए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। जी बिल्कुल, ये खुद को तैमूरी या तैमूरी कहलाना पसंद करते थे, खुद को तैमूर के वंश से खुद को कहलाना पसंद करते थे। कौन? मुगल। तो इसलिए केवल इसमें जो इसका राइट आंसर है वो होगा बी, केवल इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? तो ये अनुवाद किया गया था आपके अकबर के टाइम पर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया था। तो जी नहीं, ये बिल्कुल इसमें डेट गलत दे रखी है। 1197 में इसका निर्माण हुआ था। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की मरम्मत का कार्य करवाया था। जी बिल्कुल, ये राइट आंसर है। इसका मरम्मत का कार्य इसने करवाया था, इसकी कुछ मंजिलें रह गई थी तो इसने इसको तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल कालीन बाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबरनामा में औपचारिक बागों की योजना का वर्णन किया गया है। बाबर ने 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। जो पहला स्टेटमेंट है कि बाबरनामा में औपचारिक बागों की योजना का वर्णन किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि बाबरनामा में इस बात का वर्णन किया गया है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, बाबर ने 4 बाग बनवाने की परंपरा की शुरुआत की, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है क्योंकि 4 बाग बनवाने की जो परंपरा है वो अकबर के समय में शुरू हुई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो इसमें जो स्टेटमेंट आपका पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन कौन से हैं लगाओ। तो हमें सही तरीके से इनको एडजस्ट करना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है कि विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कुतुब मीनार का निर्माण। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पुर्तगालियों का भारत आगमन। और चौथा स्टेटमेंट कहता है फिरोज शाह की मृत्यु। तो हम देख लेते हैं, तो इसमें राइट आंसर देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, तो इसमें जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो पहले हुआ था, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। तीसरे नंबर पे आपका पुर्तगाली आए थे और चौथे नंबर पे आपका विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। तो जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं कि 8वीं शताब्दी में स्थापित मंडपिका का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि गलियां जहां दुकान व बाजार थे। दूसरा ऑप्शन कहता है मंडी, जहां आसपास के गांव वाले उपज
बेचते आते थे। तीसरा ऑप्शन कहता है व्यापारियों का निगम। चौथा ऑप्शन कहता है कि प्रतिदिन की लेखा जोखा अंकित करने वाला वही। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। मंडपिका का अर्थ है कि वो स्थान जो मंडी कहलाता है, एक तरीके का मंडी जहां आसपास के गांव वाले उपज अपना बेचने आते हैं। आज हमारी जो मंडी होती है जहां उपज अपनी किसान जो अपना उपज लेके जाते हैं, इसी को मंडपिका कहा जाता था पुराने समय में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है वो हो गया मणिग्राम। क्या हो गया? मणिग्राम। और एक और था जो कभी हो सकता है पूछ ले आपसे, नाना देशी। नाना देशी, तो ये भी था, तो हो सकता है कभी कभी पूछ ले। ये दोनों थे तो आप याद रखें। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और उसके परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ बने थे और उन सब में जो सबसे प्रसिद्ध था वो था मणिग्रामम, जिसको मणिग्राम कहते हैं, और दूसरा था नाना देशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। थैंक यू।